नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था। कई तरह के डेलिब्रेशंस हुए। बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका को आप देखते हैं, किस तरह से सुधार होना चाहिए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ गुजरात में हो रही है, केवड़िया में। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को कहा जाए तो ठीक होगा, क्योंकि एक ऐसा रमणीक स्थान जो नया अभी बना है, और मुझे तो देख कर के बड़ी हैरानी है कि लगभग पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस इस एरिया के अंदर हुई है। और जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में आयरन मैन जिनको कहा जाता था, उनकी मूर्ति की यहाँ पर इतना बड़ा ये स्टैचू जो स्थापना हुई है, एक वंडर है, मैं कहूँगा इसको। ऐसे स्थान के अंदर और फिर टेंट सिटी में रहना, यहाँ सारा प्रोग्राम उसको अरेंज करना, मैं समझता हूँ कि एक अलग प्रकार का ही एक जो एक्सपीरियंस है वो मैं देखने को मिल रहा है। इस 80वीं जो पीठासीन अधिकारियों की जो कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर लगभग सभी प्रदेशों से स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आए हुए हैं, और हर स्पीकर ने अपने अपने प्रदेश के साथ साथ जो विषय, बड़ा गंभीर विषय कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अंदर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जा सके, किस प्रकार से इन तीनों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट किया जा सके, इस विषय को लेकर के आज सुबह से ही इसके ऊपर चर्चा हुई और लगभग सभी स्पीकर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विषय क्योंकि बड़ा गंभीर है, इस प्रकार की खबरें अक्सर आती रहती हैं कि न्यायपालिका और विधायिका के अंदर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका के अंदर भी कई बार गतिरोध देखने को मिलता है। विधायिका जो है वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। सभी विधायक जो है जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। जनता चुन कर के भेजती है कि जो हमारे मसले हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो, और विधायकों का ये प्रयास रहता है। लेकिन जब कई बार ये देखने को मिलता है कि जो विधायक है, जो चुना हुआ एक नुमाइंदा है, वो किसी विषय को लेकर के विधानसभा में भी चर्चा करता है, विधानसभा में प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न भी उठाता है, लेकिन उसकी जो लोगों की समस्या का समाधान करने में जो अनावश्यक देरी होती है, जो डिले होता है, या कई बार तो काम होते ही नहीं, तो उसके पश्चात एक टकराव की स्थिति पैदा होने लगती है। क्योंकि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह है, और उसको क्योंकि 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में जब हम जाएंगे तो वो जा कर के पूछेगी, जनता पूछेगी कि हमारे ये काम क्यों नहीं हुए, ये हमने आपसे कहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है, उसकी कोई जवाबदेही मुझे नहीं लगती, जिसके कारण वहाँ कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, और उसके लिए जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको जवाबदेह बनाने के लिए ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो डेलिब्रेशंस थी, उसके अंदर मुख्यतः विषय ये रहा कि दूसरा था कि जो न्यायपालिका है, कई केसेस के अंदर हमने देखा, जैसे अभी बॉम्बे के अंदर भी न्यायपालिका ने इंटरफियर किया, स्पीकर के जो आदेश थे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और कई ऐसे मसले देखने के अंदर आए हैं
कि जहाँ स्पीकर कोई निर्णय करते हैं और जो न्यायपालिका है उसके अंदर इंटरफियर करती है। तो इस प्रकार के मामलों को कैसे समाधान किया जाए, आपस के अंदर टकराव ना हो, इस समस्या को लेकर के आज दिन भर जो है चर्चा हुई है। और इसके अलावा किस प्रकार से जो विधायक हैं उनके कार्य को और अच्छा कैसे किया जा सके। जैसे हमारी विधानसभा है, उसकी कार्यप्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है। ई विधानसभा के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ, हम कई विधानसभाओं के अंदर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि सारी जो कार्यशैली है, विधानसभा का जो कार्य है, वो सारा ई गवर्नेंस से हो, ई जो टेक्नोलॉजी से हो, ताकि एक तो पेपर की भी बचत हो और दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो सके। जैसे पहले सभी विधायक अपने प्रश्न भेजते थे, पेपर के ऊपर आते थे, काफ़ी समय उनको डील करने में लग जाता था। आज हमने एक कार्यप्रणाली शुरू की है कि आप ऑनलाइन अपना पेपर जो क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं और ऑनलाइन क्वेश्चन आने से हमें भी सुविधा रहती है उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए, और जो विधानसभा का कार्यालय है उसके अंदर वो अच्छे ढंग से डील हो सकते हैं। इसी प्रकार से अब एक नई व्यवस्था हमने विधानसभा के अंदर शुरू की है कि जो हमारे बेस्ट जो लेजिस्लेटर्स अवार्ड है कि लेजिस्लेटर्स अपने जो जनता के प्रति जवाबदेही है वो तो उसने पूरा करनी ही करनी है। किस प्रकार से वो विधानसभा के अंदर जन समस्याओं को रखता है, किस प्रकार से वो जो विधानसभा की कार्यवाही है उसमें पार्टिसिपेट करता है, किस प्रकार से उसका विधानसभा में आचरण रहता है, किस प्रकार से जो उसका जो जन समस्याओं का है या जनहित के जो मुद्दे हैं उनको फॉलो अप करता है। और उसके अलावा जो हमारी विधानसभा की कमेटियां बनी हुई हैं, समितियां बनी हुई हैं, उनके अंदर भी, क्योंकि वो एक मिनी हाउस के रूप में काम करती हैं, जहां विधानसभा, क्योंकि पूरा साल तो विधानसभा नहीं रह सकती, उसकी कमी को पूरा करने के लिए विधानसभाओं के अंदर कमेटियां, अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं और जिसके अंदर सभी जो मेंबर्स हैं उसके हर कमेटी में 9 मेंबर होते हैं। वो 9 मेंबर अपनी इच्छा के अनुसार, अब की बार हमने पूछा सबसे कि जिसकी जो चॉइस है उसके मुताबिक अगर हम एडजस्ट कर सकें तो हमने उनको उस कमेटियों के अंदर एडजस्ट किया और उन कमेटियों की कार्यवाही के अंदर भाग लेना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना, मैं समझता हूँ कि किसी भी विधायक के लिए बहुत आवश्यक है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देख कर के बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड है, हमने उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ अंक रखे हैं कि यदि उसकी अटेंडेंस जो है असेंबली के अंदर 100% अटेंडेंस है तो उसके इतने मार्क्स हैं, या कमेटीज़ के अंदर अटेंडेंस है तो उसके इतने मार्क्स हैं। तो उस प्रकार से हमने एक बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड का अभी शुरू किया है। आज यहाँ पर इस डेलिब्रेशंस के दौरान आज एक मांग स्पीकर साहब की तरफ से, 1-2 स्पीकर्स की तरफ से आई कि बेस्ट स्पीकर्स अवार्ड भी जो है वो भी शुरू किया जाना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसके बारे में विचार करेंगे कि भी क्या हम बेस्ट स्पीकर्स अवार्ड जो है वो सारी विधानसभाओं से लेकर के हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अच्छे ढंग से चले और विधानसभा जो है वो, क्योंकि लोगों के प्रति जवाबदेह है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी जो मन के मुताबिक जिस प्रकार से वो चाहते हैं वो कार्य हो सकें, इसको लेकर के आज डेलिब्रेशंस हुई हैं। दूसरा जो कार्यपालिका, जो न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका है, उसके अंदर सामंजस्य किस प्रकार से बने, इसको लेकर के भी कि समय समय के पर इस प्रकार के जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस प्रकार के जो अधिवेशन है वो होने चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। सर, हरियाणा असेंबली की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, किस तरह के नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? शुरू से जब मैंने एज ए स्पीकर ज्वाइन किया तो कुछ व्यवस्था वहाँ पर मुझे जो नज़र आई, जैसा कि अटेंडेंस के बारे में था कि जो कर्मचारी आते थे मनमाने ढंग से, कभी जब मर्जी आई आ गए, जो मर्जी आए नहीं आए। तो मैंने ही वहाँ आते ही जो एक अटेंडेंस का एक सिस्टम शुरू किया कि वहाँ पर
ये थंब लगा करके वहाँ पर अटेंडेंस हो गई, और उसके पश्चात अटेंडेंस के पश्चात अगर कोई भी कर्मचारी जो है वो बाहर जाना चाहता है, वो रजिस्टर में अपनी एंट्री करके जाएगा, और आने के पश्चात वो एंटर करेगा कि कितनी देर कहाँ पर किस लिए गए थे, ताकि एक चेक रह सके कि जो कर्मचारी जो हैं जो काम जो है वो ठीक ढंग से करें। उसके अलावा एक दो इश्यूज़ जो बहुत ज़रूरी थे, जो मैं समझता हूँ कि पहली बार हमें 1966 के अंदर हरियाणा बना था। 1966 से लेकर के आज 2020 तक आज भी जो हरियाणा है वो पंजाब के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। हरियाणा स्टेट के अपने रूल्स कोई नहीं है। तो मैंने जब ये एक व्यवस्था देखी वहाँ पर, तो मैंने कहा कि हमारे अपने हरियाणा स्टेट के रूल्स क्यों ना होने चाहिए। ऐसे ही जैसे आज हम जहाँ गुजरात में बैठे हैं, ये भी पहले बॉम्बे एक्ट के नाम से ये संचालित होता था। यहाँ पर भी सारे रूल्स जो हैं वो बॉम्बे एक्ट के नाम से चलते थे। अभी 2011 के अंदर जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने ये सारे बॉम्बे एक्ट की जगह पर गुजरात एक्ट जो है वो लागू कराया, और आज यहाँ पर जो जितने भी लॉज हैं रूल्स हैं वो सारे गुजरात एक्ट के नाम से जाते हैं। आज मैंने भी वहाँ प्रक्रिया शुरू की है कि जो पंजाब की जगह है वो हरियाणा जो है उसका शब्द वहाँ पर आए, हरियाणा के अपने रूल्स बने, ताकि हरियाणा का अपना प्राइड बने। इसके अलावा जो आज मैं समझता हूँ कि असेंबली के अंदर हम प्रश्न जो हैं, प्रश्न पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। कई बार क्या होता था कि आपस के अंदर झगड़ा होता था। अपोजिशन का ये एलिगेशन हमेशा रहता था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं लगते, सिर्फ रूलिंग पार्टी के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। तो उस समस्या के समाधान के करने के लिए भी हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स से जो क्वेश्चन लगते हैं, इस ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि हर विधायक का एक क्वेश्चन ज़रूर लग जाए। अगर लंबा सेशन है तो 2 या 3 लग जाएं, लेकिन ड्रॉ ऑफ लॉट्स से हम निकालते हैं। जितने विधायक अपने क्वेश्चन भेजते हैं उन क्वेश्चन में से हम फर्स्ट डे के लिए ड्रॉ निकालते हैं, 20 क्वेश्चन लगने होते हैं, 20 निकालते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए। तो इस प्रकार से किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। और ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो होता है, सब विधायकों की, जो सभी अपोजिशन के या जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, उनकी प्रेजेंस के अंदर निकाला जाता है। तो इससे जो एक बड़ा स्पीकर के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि जो स्पीकर है वो जो अपोजिशन की सुनते नहीं। और मैंने आने के पश्चात एक हमारे यहाँ जो कॉल अटेंशन मोशन है, जो पहले कभी लिया नहीं जाता था, अक्सर नहीं लिया जाता था, एक व्यवस्था शुरू की है कि हर दिन के अंदर एक कॉल अटेंशन कम से कम ज़रूर लें, क्योंकि जो त्वरित मुद्दे होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मेरा शुरू से ये एक एम्फेसिस रहा है कि विधानसभा के अंदर हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात अब की बार मैं बताता हूँ, इसी असेंबली के अंदर पहली बार हुआ कि जब मैंने कहा कि एक मुद्दा था किसान बिलों को लेकर के, जो 3 किसान बिल जो हैं वो केंद्र ने पास किए हैं। अपोजिशन की तरफ से हालांकि जो प्रस्ताव आया था, उनका जो अमेंडमेंट आई थी, वो एज़ पर रूल्स ठीक नहीं थी। 15 दिन पहले आना चाहिए था, लेकिन उनका 5 दिन पहले आया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ, कि हमने कहा कि चर्चा करो। आगे ये अपोजिशन कहता था कि चर्चा होनी चाहिए, अपोजिशन ने कहा कि नहीं, चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। हमने कहा पहले आप चर्चा करा लें, इसके बाद वोटिंग भी करा लेंगे। लेकिन जो विपक्ष था, जो वो पूरा विपक्ष नहीं, मैं कहूँगा एक पार्टी जो बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो वॉकआउट करके गई। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले वोटिंग कराओ, बाद में चर्चा होगी। वोटिंग के बाद तो चर्चा का कोई मायने नहीं रहता, चर्चा पहले हो और उसके बाद ये पता लगे कि कौन मेंबर ठीक कह रहा है। क्या लगता है कि आप ही ठीक कर रहे हो, दूसरे हमारे मेंबर को कोई गलतफहमी हो, या आपके किसी मेंबर को गलतफहमी हो, चर्चा करने के पश्चात उसका मन बदल सकता है। तो इसलिए चर्चा जो विधानसभा के अंदर है वो हर हालत में होनी चाहिए, विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और विधानसभा चर्चा करने का ही एक स्थान है। तो इस तरीके से विधानसभा के अंदर अभी हमने
एक नया और किया है कि विधानसभा के अंदर गीता, जो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की पहचान है, कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो इस प्रकार का एक गीता की वहाँ पर स्थापना जो है आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हमने करवाई है। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश देते हुए एक बड़ा रेप्लिका जो है वो वहाँ पर हमने स्थापित किया है, ताकि हरियाणा की एक पहचान जो है वो बन सके। सर, पिछली बार जो देहरादून में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर भी सजेशंस आए थे, कमिटीज़ बनी थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है लेजिस्लेचर्स को और इफ़ेक्टिव बनाने में। हरियाणा की अगर बात की जाए तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं? अभी तक जो हम पिछले लगभग 6 महीने के अंदर ई विधानसभा की ओर हमने प्रयास किया है। विधानसभा हमारी जो है टेक्नोलॉजी से चले, कंप्यूटराइज वे से चले और ई उससे चले, उसके लिए हमने अपने सभी जो विधायक हैं उनको लैपटॉप दिए हैं और ई पैड दिए हैं, ताकि के वो कंप्यूटराइज्ड वे से लोकसभा ना इसकी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो कर सकें, उसके अंदर उनको प्रैक्टिस हो सके। उसके अलावा हमने लोकसभा के साथ भी जो एग्रीमेंट MOU जो है वो साइन करने जा रहे हैं। कमेटीज़ फॉर्म हो गई हैं, एक विधायकों की समिति बनी है और एक जो ऑफिसर्स की कमेटी है जिसके अंदर हमारे हरियाणा विधानसभा के ऑफिसर्स भी हैं, लोकसभा के कार्यालय से भी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अधिकारी हैं वो हैं। MOU को अगले हफ्ते के अंदर हम साइन करेंगे। पूरी विधानसभा को जो हम ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं। और दूसरा जो इसके अंदर जो हमें बड़ा सहयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से और लोकसभा की तरफ से मिलने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर हम हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाएंगे। ई विधान के कितने फ़ायदे देखते हैं आप विधायकों के लिए और जनता के लिए भी? देखिए, ई विधान जब हो जाएगा, विधानसभा पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो जाएगी, सारा आप कोई भी बड़े से बड़ा चीज़ जो है एक क्लिक के ऊपर आप मतलब एक रेडी उसमें देख सकते हैं। और ई विधानसभा होने से सबसे बड़ी बात आज पेपर की वेस्टेज की है। पेपर जो है वो कितना पेपर हमें बचेगा। आज एक हमें जो बिल लाना पड़ता है उसकी कई बार तो हमें 5-5 हज़ार कॉपी निकालनी पड़ती है, 2-2 हज़ार कॉपी निकालनी पड़ती है। और जो मैं समझता हूँ कि अनावश्यक रूप में उसमें पेपर की वेस्टेज है, टाइम की भी वेस्टेज है। और ई विधानसभा होने से जो हमारा कार्य है वो जल्दी भी होगा और इफ़ेक्टिव तरीके से अच्छे ढंग से उसको लोग देख भी सकेंगे। सर, अगर हम विधायकों की बात करें तो क्या सुझाव है आपके, वो किस तरह से जो जनता के मुद्दे हैं उनको और प्रभावी ढंग से उठाएं? अच्छे विधायक के नाते जो एक लगभग 2 या 2.5 लाख या 3 लाख लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता है, जनता की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। और विशेष तौर पर जो विधायक हैं उससे ज़्यादा अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि हमने इस विधायक को चुन करके भेजा है तो इस विधायक से जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपेक्षा तो ये रहती है कि विधायक जो है विधानसभा के अंदर अच्छे मुद्दे अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, अपनी विधानसभा के मुद्दे हैं, वो अच्छे ढंग से वहाँ पर उठाएं और चर्चा के अंदर भाग लें। चर्चा के भाग उसके फिर उसका फॉलोअप भी करें कि आज हमने एक प्रश्न लगाया, उसका जवाब आ गया, तो अगर उसका जवाब आपको मंत्री जी ने दिया है तो उसके पीछे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या उसके ऊपर एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये विधायक को ये करना होता है। उसके अलावा विधायक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका व्यवहार, जो उसकी परफॉर्मेंस है या उसकी जो सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर पूरे समाज की निगाहें होती हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें होती हैं कि एक जनप्रतिनिधि, कोई चुना हुआ नुमाइंदा अगर छोटी सी भी कोई गलती करता है तो उसके ऊपर बड़ा लोगों का रिएक्शन होता है। तो इसलिए अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपनी वाणी के ऊपर भी व्यवहार जो विधायक है उसका कंट्रोल रहना चाहिए। और कभी भी मैं समझता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता की खातिर
कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जिससे मैं समझता हूँ कि उसकी विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुँचे या विधानसभा के उसकी अपनी जो स्टेटस है या उसकी जो अपनी गरिमा है उसको ठेस पहुँचे। क्योंकि एक चुना हुआ प्रतिनिधि एक सबसे अलग नज़र आना चाहिए उसके अपनी कार्यशैली से। सर, कोड ऑफ कंडक्ट की आपने बात कही विधायकों की। एक बड़ा जो मुद्दा रहा है जिस पर काफ़ी चिंता भी व्यक्त की गई है, वो डिसरप्शंस को लेकर है, व्यवधान को लेकर है। तो किस तरह से व्यवधान को कम किया जा सकता है? अक्सर देखने में आता है कि विधानसभाओं के अंदर हो चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, राजनीति करने के लिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कई बार असेंबली के अंदर भी लोकसभा के अंदर किसी भी मुद्दे को अनावश्यक रूप से एक तूल दिया जाता है ताकि उसकी अखबारों के अंदर सुर्खियां बन सकें। मैं समझता हूं कि इसकी बजाय जितना समय हम व्यवधान के अंदर ख़राब करते हैं, इंटरप्शंस के अंदर ख़राब करते हैं, उस समय का हम सदुपयोग चर्चा के जरिए करें, बैठ कर के मुद्दे के ऊपर डिस्कस करें और उसके ऊपर जो रूल्स के मुताबिक हैं, जो कार्रवाई जो हमारे रूल्स के अंदर दी हुई है, जो विधानसभा के रूल्स बने हुए हैं, लोकसभा के रूल्स बने हुए हैं, उसके ऊपर रहते हुए हम अपनी चर्चा से लोगों को प्रभावित करें। आज सारा का सारा प्रसारण जो है डायरेक्ट जनता तक जाता है, चाहे वो लोकसभा का है, इसी प्रकार से विधानसभा का। अब की बार हमने पहली बार पूरी की पूरी कार्रवाई जो है सीधे जनता को दिखाने की कोशिश की है ताकि लोगों को ये पता लग सके कि हमारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसकी विधानसभा के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, या वो अपने मुद्दों को किस तरीके से विधानसभा के अंदर उठाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों के प्रति मतलब जो एक विधायक है, जब वो विधानसभा के अंदर बोलता है तो उसको सोच समझ करके बोलना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर सभी लोगों की निगाहें होती हैं और उससे कई बार लोगों को जो विधायक हैं उनको ये भी लगता है कि जैसे इंटरप्शंस की बात कही कि जितनी देर इंटरप्शन रहेगी वॉकआउट करेंगे। देखिए, वॉकआउट एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने वॉकआउट करना है, एक विरोध जताना है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बिना समय ख़राब किए, बिना इंटरप्शंस किए, बिना बाधा डाले भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है। लेकिन बिना बात करके एक एक दिन पूरा दिन विधानसभा ना चले, लोकसभा ना चले, तो ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। लोकतंत्र के अंदर तो अपनी बात से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करना होता है। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि डिस्कशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, दिलचस्प बात बताई आपने कि पहली बार हरियाणा विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो जनता तक पहुंचाई गई। किस तरह से ये किया गया, क्या इसकी प्रक्रिया रही? नहीं, देखिए, अब की बार कोविड के कारण पहली बार जो था हमने विधानसभा सोशल डिस्टेंसिंग से रखते हुए की। पहली बार हमने विधानसभा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी रखते हुए, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर केवल 90 सीटें हैं। अब की बार जो हमने किया, जो दर्शक दीर्घा थी उसको अब की बार दर्शकों को हमने अनुमति नहीं दी। इसी प्रकार से जो स्पीकर्स गैलरी थी उसमें भी हमने दर्शकों को किसी को इजाज़त नहीं दी। और इसी प्रकार से जो प्रेस थी, मीडिया थी, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा एक जमावड़ा होता है, उसको भी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो उनको भी हमने अब की बार उनसे बैठ कर के बातचीत की कि हम आपको वहाँ से पूरा लिंक देते हैं, आपको पूरे लिंक से आप अपने अपने टीवी के जो अपने अपने जिसको भी चाहिए उनको लिंक दे करके उनको सीधे प्रसारण करने की हमने सुविधा प्रदान की। और उनके बैठने की व्यवस्था हमने एक अलग से, हमारा हरियाणा निवास है चंडीगढ़ के अंदर, उसके अंदर उनको बैठ कर के सभी सुविधाएं जो अंदर यहाँ हमारे पास विधानसभा के अंदर होती थी वो वहाँ पर दी। और उससे जो है वो बड़े खुश थे, क्योंकि सबसे बड़ा काम था ये था कि हमने विधानसभा के प्रवेश के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो किया कि विधानसभा एंटर होने से पहले सबको कोविड टेस्ट कराना था। और वो कोविड टेस्ट के अंदर आपको हैरानी होगी कि पहला जो कोविड ये सेशन हुआ 1 दिन का, उसमें मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव आ गए
मैं खुद पॉजिटिव आ गया और हमारे 4 मंत्री और पॉजिटिव आ गए, टोटल 10 एमएलए पॉजिटिव आए। इस कारण हमने वो जो था एंट्री, क्योंकि वहाँ मनाही थी, तो वहाँ एंटर तो कर नहीं पाए, इसलिए वो एक दिन के बाद ही हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि कोविड काल के अंदर ये सेशन बुलाने का, सेशन करने का भी एक अलग से ही अनुभव था, लेकिन हमने व्यवस्था जो थी पूरी तरह से सैनिटाइज करके 2 गज की दूरी को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और वो जो खाने के अंदर भी सारी व्यवस्था जो थी वो ठीक रहे, उस प्रकार से उसको आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी के अंदर हो जाते हैं, होने चाहिए। जैसा आज हम यहाँ देख रहे हैं कि आज टेंट के अंदर बैठ कर के कई बार ये लगता है कि हम कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे हैं, वहाँ अच्छा कोई होटल होगा या वो होगा, लेकिन ये टेंट वाला एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये जो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है। सर, आपने हमसे ये दिलचस्प जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि राज्यसभा टीवी से आपसे बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे विशेष साक्षात्कार में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। आप राज्यसभा टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।